हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो आपको बताया था मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में एरिया के हिसाब से बताया था कि यानी मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 7 तरह की मिट्टी पाई जाती है। उन्हीं मिट्टी के बारे में जानकारी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको दी थी। आज के लेक्चर में हम उन 7 मिट्टियों के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, जिससे कि आपको आपकी जो एग्जाम है उसमें काफ़ी मदद मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 7 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी, और एक और पाई जाती है जिसको कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो आज हम उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के निर्माण के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के आपर्दन से होता है। जब बेसाल्ट जो चट्टानें जो आपर्दित होती हैं तो उसके हिसाब से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के आपर्दन से, यानी इसका जो निर्माण होता है वो जब बेसाल्ट चट्टान टूटती है, आपर्दन होता है, तो उस टाइम से इसका निर्माण हो जाता है। इसको कुछ अन्य नाम भी होते हैं। अगर आप इसके अन्य नाम की बात करें, मैं इधर लिख देता हूँ। यानी जो काली मिट्टी है इसके कुछ अन्य नाम भी है। इसको जो कहा जाता है वो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यानी इसको अगर आप एक और नाम उसका बोलेंगे तो इसका नाम होता है रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजम। ठीक है, ये इसके जो है कुछ अन्य नाम होते हैं। यानी काली मिट्टी के जो अन्य नाम है, रेगुर मिट्टी हो गई, कपासी मिट्टी हो गई, चेरनोजम हो गए, तो ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ और मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ आपको कि यानी कितने क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का ऐसा कितना क्षेत्रफल है जिसमें मिट्टी पाई जाती है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी है, इसका 47% क्षेत्रफल आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 47% हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है, ये जो मध्य प्रदेश में काफी विस्तार पूर्वक इसका जो है क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें इसमें कौन कौन सी फसल ऐसी जो उगाई जाती है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे फसल के बारे में अगर हम इसको बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसको उगाया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, उसका नाम आता है कपास। यानी कपास की इसमें खेती की जा सकती है। दूसरे नंबर पे आती है मूंगफली। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है सोयाबीन। सोयाबीन, ये 3 ऐसी फसलें हैं जो आप इसमें बो सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर विस्तार बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 47% हिस्से पर जो है मध्य प्रदेश की पाई जाती है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ उसको कि कौन कौन सी जगहों पे पाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मालवा का जो पठार है, यानी जो भी बीच का हिस्सा आता है मालवा का पठार, उस हिस्से में भी इसको पाई जाती है। ठीक है, मालवा पठार, मालवा पठार में ही पाई जाती है। ठीक है, और एक और जगह रहती है जिसे कहा जाता है निमाड़ का क्षेत्र। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश के 47% हिस्से पर पाई जाती है, जिसमें से जहाँ उसको मालवा का पठार और निमाड़ क्षेत्र, ये मिट्टी यहाँ पे आपको पाई जाती है। यानी यहाँ इसकी प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसको सेल्फ प्लचिंग मिट्टी भी कहा जाता है। यानी खुद ये जो है समय जोत वाली होती है, यानी जितनी जल्दी नरम पड़ती है तो जल्दी सूख भी जाती है, खुद ही अपने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी काली मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, और इसमें भी अगर आप बात की जाए तो काली मिट्टी भी 3 तरह की पाई जाती है। यानी काली मिट्टी की भी 3 तरह के 3 इसके टाइप्स होते हैं। अगर आप बात की जाए इसकी, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। तो पहली जो होती है वो साधारण काली मिट्टी होती है। यानी काली मिट्टी में भी एक होती है जो साधारण होती है, साधारण काली। ठीक है, दूसरी रहती है जिसे कहा जाता है गहरी काली। ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता किस्म रहती है, सॉरी, जिसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं काली मिट्टी का, उसे कहा जाता है छिछली काली, यानी कि कम थोड़ी काली रहती है।
ठीक है। तो ये काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है, कितने प्रतिशत हिस्सा है इसका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और कौन कौन से क्षेत्र इसमें पाई जाती है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें आपको उगाई सकते हैं आप। ठीक है। तब हम दूसरी अगली जो मिट्टी है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो अगली मिट्टी है उसके बारे में, उसका नाम होता है लाल पीली मिट्टी। ठीक। लाल पीली मिट्टी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो इसका निर्माण होता है, जो काले लाल मिट्टी लाल, अभी से पहले हमने जो पढ़ा था आपको काली मिट्टी के बारे में बताया था, अब हम आपको बताने वाले हैं लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में पहले निर्माण की बात करेंगे कि निर्माण किस तरह हुआ था, उसका नाम क्या है, क्षेत्रफल कौन कौन से क्षेत्रफल पे पाई जाती है, और फसल इसमें कौन कौन सी उगाई जा सकती है, और विस्तार इसका कहाँ कहाँ पे होता है। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करूँ तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें जो होती है उनका जब अपर्दन होता है तो ये पाई जाती है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण होता है। ठीक है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों का जब अपर्दन होता है, जब वो अपर्दित होती है, तो उसके बाद ये लाल पीली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अन्य नाम इसका अगर बात की जाए तो चलका व और डोरसा, यानी इसका नाम एक और नाम होता है चलका। अन्य नाम मतलब होता है कि इसको किसी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, चलका भी इसको कहा जाता है, और अगर आप इसको कहेंगे एक और नाम आता है इसका डोरसा। ठीक है। ये दो नाम होते हैं इसके। क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 33% जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां ये पाई जाती है। ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के लगभग 33% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और इसमें कुछ फसलें रहती हैं। अगर आप इसमें बात की जाए तो महत्वपूर्ण जो इसकी फसलें, यानी लाल पीली मिट्टी की अगर आप बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी में एक फसल आती है जिसे कहा जाता है धान की फसल। धान की फसल के लिए ये मिट्टी काफी उपयुक्त रहती है और बहुत अच्छी इसमें इसकी पैदावार होती है। तो इसमें मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ धान, धान के लिए उपयुक्त। ठीक है। ये जो फसल मिट्टी रहती है धान की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त रहती है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड का जो हिस्सा है, सीधी सिंगरौली अनूपपुर जिस हिस्से में आता है, वहां ये पाई जाती है। ठीक है। यानी आपका जो पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, पूर्वी हिस्से में बघेलखंड वाला जो क्षेत्र आता है वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है। इसमें सीधी आता है, सिंगरौली आता है, अनूपपुर आता है, ये वहां पे ये वाली मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है, लाल पीली वाली मिट्टी। ठीक है। अब इसके बारे में हमने आपको बताया कि कहाँ कौन कौन सी ये मिट्टी है जो किस किस जगह पे पाई जा रही है, कितने क्षेत्रफल पे पाई जा रही है। आइए हम इसके बारे में अगली मिट्टी जो है दूसरी मिट्टी के बारे में भी माध्यम करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन जो दूसरी मिट्टी है, यानी कि अब हम आपको बताने वाले हैं मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो मिक्स्ड सॉइल जिसे कहा जाता है, सभी तरह की सॉइल इसमें मिक्स रहती है, तो मिश्रित मिट्टी के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। मिक्स सॉइल कहा जाता है, मिक्स रहती है। ठीक है। तो मिश्रित मिट्टी के बारे में अगर आप बात की जाए तो मध्य में इसका जो निर्माण होता है वो तो अभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्स सॉइल रहती है, मिश्रित रहती है, सभी तरह के तत्व इसमें मिलकर इसका निर्माण हो जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि इसका जो है मिश्रित मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, क्षेत्रफल क्या रहता है इसका। ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर आप बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के लगभग 10% ऐसा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का जहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का लगभग 10% ऐसा। निर्माण के बारे में तो आपको मालूम है कि सभी मिश्रित मिट्टी रहती है तो सभी तरह के तत्वों से मिलकर इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल लगभग 10% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है। अधिकता जो होती है अगर इसमें बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी का जो एक चीज की अधिकता पाई जाती है वो आयरन की अधिकता आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। यानी इसके अंदर आयरन की अधिकता रहती है, आयरन इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। आयरन की इसके अंदर अधिकता रहती है किसमें, मिश्रित मिट्टी में। और अगर इसकी बात की जाए फसल, तो कौन कौन सी ऐसी फसल है जिसमें उगाई जा सकती है, तो उसमें गेहूं, धान व तिल,
गेहूं आता है, इसमें आप उगा सकते हैं। धान इसके अंदर के लिए उपयुक्त रहती है, जैसे लाल पीली मिट्टी थी। और इसी तरह तीसरा इसमें नाम आता है तिल का, जिसे कहा जाता है। तिल भी महत्वपूर्ण रूप से इसमें फसल के रूप में उगाया जा सकता है। तो विस्तार की बात की जाए तो ये जैसे कि आप इससे पहले वाली मिट्टी मैंने आपको बताया था कि वो जो मिट्टी थी लाल पीली मिट्टी, वो बघेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा वहाँ पे पाई जा रही थी। इसी तरह ये वाली जो मिट्टी रहती है, इसका जो विस्तार की अगर बात की जाती है, बुंदेलखंड की तरफ रहता है इसका विस्तार। बुंदेलखंड और साथ में जो विंध्य का क्षेत्र है, वहां पे भी इसका विस्तार रहता है। ठीक है, बुंदेलखंड व विंध्य का जो क्षेत्र रहता है। ठीक है, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये आपको मिश्रित मिट्टी के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद अगली मिट्टी के बारे में, जिसका नाम आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में लिख देता हूँ, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। ये महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अभी मध्य प्रदेश का जो 2024 का एग्जाम हुआ, उसमें आपको मिट्टियों के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको इससे काफी मदद मिले और आपको इसकी जानकारी आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, यानी इसका निर्माण किस तरह हुआ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नदियों का अवसाद या नदियों से जो बेकार जो मैल आता है, नहीं जो उसका नदियों का जो अवसाद आता है बेकार, उससे इसका निर्माण होता है, नदियों के अवसाद जमने के कारण। नदियों का अवसाद से निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए अन्य मिट्टी होती है, इसको अन्य नाम जैसे भी कहा जाता है। जो अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी होती है, उसका एक और अन्य नाम होता है जिसे कहा जाता है दोमट मिट्टी। मैं इधर ही लिख देता हूँ इसका नाम, क्या क्या आपको लिखने में आसानी रहे। दोमट मिट्टी, ये एक और नाम होता है इसका। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यानी काफी कम क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का जो 3% हिस्सा है, उसमें ही ये पाई जाती है। मतलब ज्यादा नहीं पाई जाती, सिर्फ 3% ऐसा हिस्सा मध्य प्रदेश का जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। अधिकतर इसमें बात की जाए तो पोटाश की अधिकता होती है। पोटाश की अधिकता के कारण ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी इसके अंदर जो है उपजाऊपन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाश बहुत पाया जाता है। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी रहती है कम जरूर पाई जाती है, लेकिन ये उपजाऊ बहुत होती है क्योंकि इसके अंदर पोटाश पाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके अंदर पोटाश की अधिकता होती है। ठीक है, पोटाश इसके अंदर काफी पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फसल जो है बात की जाए, अगर इसमें बात की आपको कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इसके अंदर जिसके लिए उपयुक्त रहती है, तो मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा गेहूं है, गन्ना और सरसों। ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिसके लिए ये वाली मिट्टी काफी उपयुक्त रहती है। गेहूं, ठीक है, जिसमें नंबर पे आता है गन्ना, और उसके बाद आता है सरसों। गेहूं, गन्ना और सरसों, ये काफी उपयुक्त रहती है वाली मिट्टी इन तीनों फसलों के लिए। तो आप इनमें इसको देख सकते हैं। और अगर आप तीसरी चीज की बात की जाए कि यानी जो विस्तार इसका कहाँ पर रहता है, 3%, तो मैंने आपको बताया कि 3% इससे पे वाली पाई मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर इसके बारे में विस्तार की बात की जाए कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, तो मुख्यतः जो नदी रहती है वो चंबल का क्षेत्र जो आता है मध्य प्रदेश का, जो चंबल का क्षेत्र है, चंबल के क्षेत्र में पाई जाती है। और साथ ही साथ ये जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, वहां पे भी ये मिट्टी देखने को आपको मिल जाती है। मैं लिख देता हूँ इसमें आपको कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। चंबल का क्षेत्र, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक, चंबल का क्षेत्र, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में वाली मिट्टी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपको इसके बारे में कि जलोढ़ मिट्टी क्या क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी को कहाँ कहाँ किस तरह से पाई जाती है, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं इसके अंदर जो इसके लिए काफी उपयुक्त रहती हैं और इसमें अंदर इसका खेती की जा सकती है। तीसरे नंबर पे जो है आपको बताया गया था, सॉरी चौथे नंबर पे विस्तार के बारे में, यानी विस्तार कहाँ कहाँ रहता है। इसका चंबल का एक क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का, वहां पे रहता है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र रहता है। इन 2 हिस्सों में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में बता दिया है। अब हम आपको अगली जो मिट्टी आपकी बताई जाएगी उसके बारे में आपको थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, जिसे कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी। ये सभी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं
जो आपको जानकारी दी जा रही है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब मैं आपको लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि अन्य नाम भी होता है इसका, कुछ अन्य नाम भी कहा जाता है इसको। लाल भूरी मिट्टी कहा जाता है, भुट्टा मिट्टी कहा जाता है इसको, यानी अगर आप इसको बोलेंगे तो ये लाल होती है, तो इसको इसलिए इसको लेटेराइट मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है, भुट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप इसका अन्य नाम भी मैं लिख देता हूँ, इसको लाल मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र बात की जाए इसकी, मतलब कि क्षेत्रफल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का लगभग, जैसे पहले वाली मिट्टी हमने पढ़ी थी जलोढ़ मिट्टी, वो 3% क्षेत्रफल पर पाई जा रही थी। ये वाली जो मिट्टी आती है ये लगभग आपकी पाई जाती है 2.5% जो क्षेत्रफल आता है इसका मध्य प्रदेश के हिस्से का, उसमें पाई जाती है। ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पे मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जो है ह्यूमस की कमी रहती है, ह्यूमस इसमें बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और अगर फसल की बात की जाए इसके अंदर कौन कौन सी फसलें जो इसके अंदर उगाई जाती हैं, फसल की अगर बात की जाए तो ज्वार, मक्का और बाजरे के लिए मुख्य रूप से ये वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। ज्वार, ठीक है, ज्वार, मक्का और बाजरा। ज्वार, मक्का और बाजरे के लिए ये वाली मिट्टी काफी उपयुक्त रहती है, बहुत अच्छी मानी जाती है उसके लिए वाली मिट्टी। विस्तार पाए देखा जाए तो इसका मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे क्षेत्रफल है जिसमें क्षेत्र है जहाँ पे ये इसका विस्तार पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतपुड़ा का क्षेत्र जो है, यानी जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल और मध्य भारत के मंदसौर आदि क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी देखने को मिलती है। सतपुड़ा का कुछ क्षेत्र आता है, सतपुड़ा क्षेत्र और मध्य भारत के क्षेत्र के फिर कुछ हिस्सा आता है, वहां पे ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत का जो क्षेत्र मंदसौर आ जाता है, इसमें नीमच आ जाता है, और जैसे कि आपको मालूम है श्योपुर आ जाता है, उत्तरी के से वहाँ पे भी ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली मिट्टी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी कि कौन ये वाली मिट्टी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। काली मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया, लाल पीली मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया, मिश्रित मिट्टी के बारे में आपको बताया, और जलोढ़ मिट्टी उसके बारे में आपको बताया, लेटेराइट मिट्टी उसके बारे में आपको बताया। तो ये आज आपकी महत्वपूर्ण मिट्टी के बारे में जानकारियाँ थी। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी काफ़ी आसानी हो मिट्टी के बारे में जानकारी के लिए। अगर आप मिट्टी के बारे में जो हमने नक्शे के हिसाब से आपको बताया तो इससे पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में जो मध्य प्रदेश के पूरे डायग्राम के हिसाब से हमने आपको समझाया था कि कौन कौन सी लाल पीली मिट्टी किस हिस्से पाई जाती है, लेटेराइट में से जैसे नीचे दक्षिण की तरफ का हिस्सा छिंदवाड़ा आदि का वहाँ पे पाई जाती है। तो आपको और भी आप इससे पहले वाले लेक्चर देखें, अगर आपको उसके बाद ये वाले लेक्चर देखें तो आपको पूरी अच्छी तरीके से मिट्टी के बारे में जानकारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बारे में अगली जानकारी आपको अगले लेक्चर में दी जाएगी। धन्यवाद।